जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। और बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बेटा, बायोलॉजी में हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 जो है वो स्टार्ट किया था। इसका नाम है एंजाइम्स। तकरीबन हमने ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। तो और एक छोटा सा बस टॉपिक रह गया, लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, उसको ख़त्म करने से पहले हम थोड़ा सा इसको दोहरा लेते हैं, क्योंकि दोहराना ज़रूरी चीज़ होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है अब तक इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी इंजाइम्स क्या होते हैं। मैंने आपको बताया कि इंजाइम्स जो होते हैं ऐसे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे लिविंग बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके इंक्रीज करते हैं, उनके रेट को। ये कैटलिस्ट से ज़रा डिफरेंट होते हैं। कैटलिस्ट हमारे पास केमिस्ट्री का टर्म होता है। कैटलिस्ट केमिस्ट्री में ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो बगैर किसी रिएक्शन में हिस्सा लिए उस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। एंजाइम्स भी यही काम कर रहे हैं। आपके लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बगैर उनके अंदर हिस्सा लिए, यानी ये शामिल नहीं होते, अपने आप को तोड़ के उनमें शामिल नहीं कर देते, ये बगैर उनमें हिस्सा लिए, उन केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लिए उनके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। लेकिन फर्क कहाँ पर होता है, ये मैंने आपको कुछ फर्क बताए थे कि एंजाइम्स हमेशा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन हाइड्रोजन वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, जबकि कैटलिस्ट जो होते हैं, एक मिनट रुकिएगा जरा, हाँ, जबकि जो कैटलिस्ट होते हैं वो हमेशा वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। एंजाइम आपको हमेशा ऑर्गेनिक मिलेगा, कैटलिस्ट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होता है। दूसरा फर्क क्या है कि जी इंजाइम्स हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पैदा होते हैं, अंदर ही बनाए जाते हैं, बाहर से नहीं मिलते, जबकि कैटलिस्ट आपको लिविंग नॉन लिविंग सब जगह से पाया जा सकता है, सब जगह से मिल सकता है। तीसरा फर्क यह है कि इंजाइम हमेशा रिएक्शन को इंक्रीज करता है, उसके रेट को इंक्रीज करेगा, रिएक्शन को बढ़ाता है, जबकि कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं। कुछ कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन के रेट को कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं रिएक्शन को। तो एंजाइम्स हमेशा रिएक्शन को फास्ट करता है। कैटलिस्ट फास्ट भी कर सकता है, स्लो भी कर सकता है, तो इसलिए कैटलिस्ट जो है जो एंजाइम से वो जरा डिफरेंट हो जाता है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं जी? एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनने वाले ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको बढ़ा देते हैं, उनकी स्पीड को बढ़ा देते हैं, उनके रेट को इंक्रीज कर देते हैं, स्पीड बढ़ा देते हैं। फिर मजीद मैंने आपको कुछ एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज, करेक्टरिस्टिक्स बताई थी। पहली करेक्टरिस्टिक क्या है जो अभी हमने डिस्कस करी, एंजाइम्स हमेशा ऑर्गेनिक होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं, बल्कि ज्यादातर ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। उसके हिसाब से अभी हम टाइप्स में बात कर लेंगे। तो पहले करेक्टरिस्टिक एंजाइम्स की क्या है कि ये ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं ये। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बनते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या जमीन या हवा या पानी में से नहीं मिलेगा आपको एंजाइम, ये हमेशा जानदार के अंदर बनता है। तीसरा, ये हमेशा रिएक्शन को तेज करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज नहीं करते। यानी ऐसा नहीं है कि कोई भी एंजाइम रिएक्शन को स्लो कर दे, नहीं, हमेशा रिएक्शन को ये इंक्रीज करते हैं, जल्दी करना शुरू हो जाते हैं, रिएक्शन में तेजी ले आते हैं रिएक्शंस के अंदर। स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, यानी हर एंजाइम एक खास रिएक्शन के लिए ही बना हुआ होता है। एक एंजाइम दो चार रिएक्शन को कर ले ऐसा नहीं होता। एक एंजाइम जो है वो 6-7 रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, ऐसा नहीं होता। हर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बना हुआ होता है, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के साथ काम करेगा और उसी को बढ़ाएगा, दूसरे रिएक्शन के साथ वो काम नहीं करता। तो हम कहते हैं एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक इन एक्शन होते हैं, यानी अपने काम के एतबार से बस मखसूस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं ये। उसके बाद मैंने आपको पांचवी कैरेक्टरिस्टिक क्या बताई कि ये एसिडिक और बेसिक दोनों सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और प्रोटीन में हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर के अंदर कि प्रोटीन के अंदर अमाइनो ग्रुप भी होता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के अंदर। और अमाइनो एसिड में दो ग्रुप होते हैं, एक एसिडिक ग्रुप होता है और एक बेसिक ग्रुप होता है। बेसिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है, एसिडिक ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो चूंकि दोनों चीजें पाई जा रही होती हैं, तो एज ए एंजाइम्स जो होते हैं वो दोनों किस्म के रिएक्शंस को के साथ काम कर सकते हैं। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक और बेसिक दोनों सब्सटेंस के साथ काम कर सकते हैं। छठी कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने ये बताई थी कि एंजाइम्स का साइज जो है सबस्ट्रेट की निस्बत बड़ा होता है। सबस्ट्रेट कहते हैं उन सब्सटेंस को जिन पर एंजाइम ने एक्शन करना होता है, जिन पर काम करना होता है, उनको आप सबस्ट्रेट कहते हो। और सबस्ट्रेट का साइज छोटा होता है, ये एंजाइम है तो ये सबस्ट्रेट होगा, छोटा होता है उसका साइज, एंजाइम का साइज बड़ा होता है, ठीक है।
सातवीं कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने बताई थी कि ये आपको कम तादाद में चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन के अंदर टूटते बनते नहीं है। एंजाइम्स जो होते हैं, जब किसी भी रिएक्शन को उनको तेज करना होता है, तो ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम टूट जाएगा और उस रिएक्शन के अंदर शामिल हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि जी ये आप HCl केमिस्ट्री में HCl और NaOH, जब आप इनका रिएक्शन कराओगे ये दोनों टूट जाते हैं। ये H जो है H में अलग हो जाएगा, Cl में अलग हो जाएगा, ये जो है Na और OH बन जाएगा, और फिर ये एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये इसके साथ मिल जाता है, क्लोरीन इसके साथ। तो ये रिएक्शन है, ये एंजाइम्स नहीं है, क्योंकि एक कंपाउंड, दोनों कंपाउंड टूट रहे हैं और टूट के एक दूसरे के अंदर शामिल हो रहे हैं। एंजाइम्स जो होते हैं वो टूटते नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, एंजाइम ऐसा ही रहेगा। ये बस सबस्ट्रेट को अपने साथ मिलाएगा और उसके रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा बगैर टूटे, बगैर इस्तेमाल हुए। तो चूंकि ये इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसलिए आपको ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होता है, कम तादाद में चाहिए होता है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, सिर्फ ये रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा होता है, इसलिए इसमें यूज नहीं हो रहा होता। तो ये हम कहते हैं कि ये हमें कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, और यही रीजन होता है इसका जो 8वां कैरेक्टरिस्टिक है, केमिकली अनचेंज। चूंकि ये टूटता ही नहीं है, लिहाजा केमिकली अनचेंज रहता है, कोई फर्क ही नहीं आता इसके अंदर। और आखिरी क्या है जी, इसके अंदर एक्टिव साइट होती है, यानी एक गढ़ा सा होता है, गड्ढा होता है, ये रहा एक गढ़ा सा होता है, इसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। यहाँ पर सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल आ जाता है और एंजाइम एक्टिव हो जाता है, एंजाइम अपना काम करना शुरू कर देता है। तो दैट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, कम तादाद में चाहिए होते हैं, ये बगैर टूटे, बगैर केमिकली चेंज हुए सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइड में ले आते हैं, और फिर सबस्ट्रेट का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं। दे आर एंजाइम्स। फिर हमने बात करी थी इनकी टाइप्स की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आती है। फिर हमने टाइप्स की बात करी, तो हमने टाइप्स के को देखा 2-3 एतबार से। ओरिजिन के एतबार से देखा कि कहाँ एंजाइम्स बनता है, उसको आप कहते हो ओरिजिन। ओरिजिन के एतबार से हमारे पास 2 किस्म के एंजाइम्स होते हैं, एक कहलाते हैं एंडो एंजाइम्स, इनको आप इंट्रासेलुलर भी कहते हो, एक कहलाते हैं एक्सो एंजाइम, इनको आप एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हो। एंडो एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो सेल के अंदर बनते हैं और उसी सेल के अंदर अपना ये एक्शन करते हैं, अपना काम करते हैं। और एक्सो एंजाइम सेल के अंदर बनने के बाद सेल से बाहर निकल जाते हैं और बाहर जाकर के ये अपना काम करते हैं, बाहर जाकर ये एक्शन लेते हैं। तो औरत और आदमी, आदमी बाहर जाके काम करता है, औरत घर में बैठकर रोटियां पका रही होती है, तो वो वाला फर्क है। कंपोजिशन के तबार से यानी बनावट के तबार से अगर हम देखें तो एंजाइम्स में 2 टाइप होती हैं, एक कहलाता है सिंपल एंजाइम, उसको आप प्रोटियो एंजाइम्स भी कहते हैं, और एक कहलाता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स, इनको आप होलो एंजाइम्स भी कहते हो। सिंपल एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो प्योरली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, जबकि कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स प्रोटीन के अलावा इनमें एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होता है। ज्यादातर प्रोटीन होता है और उसके अलावा एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहरहाल वो नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। ऐसे एंजाइम्स को आप कहते हो कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स। अब कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स में जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एपो एंजाइम, और जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक लगा हुआ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो फिर जो कॉन्जुगेटेड एंजाइम की ये पहली टाइप हो जाती है, जिसको आप कहते हो कोएंजाइम। और अगर ये प्रोस्थेटिक ग्रुप इनऑर्गेनिक है तो फिर आप कॉन्जुगेटेड एंजाइम की इस टाइप को आप क्या कहते हो? कोफैक्टर। ये वर्ड जरा ध्यान में रख लेगा, फिर रिपीट भी होंगी ये चीजें। फिर फंक्शंस के एतबार से हमने एंजाइम्स की बहुत सारी टाइप्स देखी थी, काम के एतबार से। तो फंक्शंस के एतबार से हमारे पास कौन कौन सी टाइप होती है? एक आपको बताई थी ऑक्साइड रिडक्टेज, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। एक आपको बताया था ट्रांसफरेज, ये वो एंजाइम्स होते हैं जो ट्रांसफर वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें कंपाउंड में से कोई चीज निकलेगी और दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसे रिएक्शंस को आप ट्रांसफर रिएक्शन कहते हो। ट्रांसफरेज जो है वो ऐसे रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, उनके रेट को इंक्रीज करते हैं। फिर हाइड्रोलेज होते हैं। हाइड्रोलेस एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोलाइसिस वाले जो रिएक्शन है उनको कैटेलाइज करते हैं। और हाइड्रोलाइसिस वाले रिएक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि पॉलीमर टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाती है और वाटर ऐड होता है, ऐसे रिएक्शन को आप कहते हो हाइड्रोलाइसिस। बड़ी बड़ी पॉलीमर की चेन होंगी, वो टूट के छोटे छोटे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, पानी का इजाफा किया जाता है, पानी की वजह से टूटता है, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। और ऐसे रिएक्शन को जो एंजाइम्स इनका इंक्रीज बढ़ाते हैं, रेट बढ़ाते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोलेज। चौथी टाइप बताई थी आपको आइसोमरेज, ये आइसोमेरिज्म वाले रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करते हैं। और आइसोमेरिज्म वाले रिएक्शंस मैंने आपको क्या बताए थे
यहाँ पता नहीं वो लिखे हुए नहीं है, शायद मिट गए, पता नहीं क्या था। आइसोमेरिज्म वाले रिएक्शंस क्या होते हैं जी, कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। कोई एक ग्रुप जो है एक जगह लगा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और ये हो गया CH3। इसी तरह अगर हम इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, यानी कि CH3 फिर ये CH, ये CH3, यहाँ लगा दिया हमने CH3। अब देखें यहाँ पे कितने कार्बन है, इस वाले में 4 कार्बन, इस वाले में भी 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 7 8 9 10, नीचे भी आप देखें 10। यानी ये वाला इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, C5H10। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, सेम C5H10। दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले के तबार से दोनों सेम कंपाउंड है, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर बनावट अलग है। ये बिल्कुल लीनियर फॉर्म में, और ये आप देखें ब्रांच निकली हुई है टी शेप में। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। और इन रिएक्शंस को जो एंजाइम्स जो है इनके रेट को इंक्रीज करते हैं उनको हम कहते हैं आइसोमरेज। फिर आते हैं लाइसिस। लाइसिस ऐसे एंजाइम्स को आप कहते हो जो कि लाइसिस वाले रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। और लाइसिस रिएक्शन जो होता है वो टूटने वाले रिएक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस की तरह, लेकिन वाटर इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये थे हमारे पास कुछ एंजाइम्स अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। तो ये हमारे पास एंजाइम्स की कुछ टाइप्स थी। उसके बाद हमने पढ़ा था एक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम कैसे काम करता है। उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको चीज समझाई थी एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है जी, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है। कोई भी केमिकल रिएक्शन तभी होता है जब आपके रिएक्टेंट के जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए और फिर नई चीजें आकर के लगे। इस तरह केमिकल रिएक्शन होता है। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको आप कहते हो एक्टिवेशन एनर्जी। ये जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं और उनके बॉन्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे तब जाकर के ये बॉन्ड टूटेंगे। इस वजह से ये रिएक्शन स्लो हो रहे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं होती। आपकी बॉडी में एनर्जी कम होती है, तो इनको कम एनर्जी मिल रही होती है, तो ये बहुत सारी एनर्जी कलेक्ट करने के बाद फिर अपना बॉन्ड तोड़ते हैं और फिर ये रिएक्शन स्टार्ट होता है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो है, एंजाइम ये एंजाइम है सपोज करें, ये इसका एक्टिव साइड आ गई, सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइड में आ जाएगा। और अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है इसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। और इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो अब यूं जो है इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, जरा सी एनर्जी मिलती है और ये सबस्ट्रेट जो है वो टूट जाता है, उसके बॉन्ड्स टूट जाते हैं और फिर नई चीजें आके इसमें लग जाती है, नया कंपाउंड बन जाता है, केमिकल रिएक्शन हो गया। तो कैसे केमिकल रिएक्शन करवा रहा है एंजाइम, सबस्ट्रेट अकेला है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड नहीं टूट रहा है, एंजाइम उसको अपनी एक्टिव साइड में दबा देता है। दबाने के साथ ये जो अब बन गया इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड आराम से टूट जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी के साथ बॉन्ड टूट जाते हैं। फिर उन्हीं के साथ जो है दूसरे कंपाउंड्स एलिमेंट्स आके मिलते हैं, नया चीज बन जाती है। फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइड से निकल जाता है, रिएक्शन हो जाता है। तो दैट इज हाउ एंजाइम डू इस एक्शन। इस तरीके से एंजाइम अपना काम करता है। अब इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स के हवाले से दो थ्योरीज थी, लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस फीड मॉडल। लॉक एंड की थ्योरी पेश की थी फिस्चर ने 1898 के अंदर, और इसने कहा था कि जी एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो मामला होता है ये ताले और चाबी की तरह का होता है। हर ताले के अंदर एक आप देखें एक साइट होती है, एक जगह होती है जहां पर खास किस्म की चाबी ही लग सकती है, हर चाबी नहीं लग सकती, खास किस्म की चाबी लग सकती है, बनावट पर फर्क है। बिल्कुल इसी तरीके से एंजाइम जो होता है ये ताला है और इसकी जो एक्टिव साइट है ये वो जगह है जहाँ चाबी जाती है, और जो सबस्ट्रेट है ना वो चाबी है। अब इसका शेप ऐसा होता है कि खास किस्म का सबस्ट्रेट ही इस एक्टिव साइड में आएगा, फिट हो जाएगा। बाकी तो ऐसे सबस्ट्रेट जिनका साइज चेंज होता है, जिनका शेप चेंज होता है, वो नहीं घुस सकते, एक्टिव साइड में एंटर ही नहीं हो सकते, तो कैसे रिएक्शन होगा। तो अब आपके पास ये एक एंजाइम है और इसका सपोज करें एक्टिव साइड जो है वो स्क्वायर टाइप का है। अब इसमें कोई गोल सबस्ट्रेट आके एंटर ही नहीं होगा, देखो फिट ही नहीं हो रहा, तो इसलिए ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगा। इसमें कैसा एंजाइम आएगा जी, जिसका साइज, जिसका जो शेप है वो एक्टिव साइट की तरह, ऐसा चकोर सा। तो देखें अब ये फिट हो गया, अब ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये एंजाइम एक्टिवेट हो गया, अपना काम करेगा। ये है लॉक इन क्यू थ्योरी। और एक थ्योरी आपके पास पेश की कैशलैंड ने 1959 के अंदर, इस थ्योरी को हम कहते हैं इंड्यूस फिट मॉडल। सर्कल आ पाएंगे, हाँ।
एक होती है इंड्यूस फिट मॉडल, ये कैशलैंड ने पेश की थी 1959। इसके मुताबिक एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट पे जब सबस्ट्रेट आके लगता है तो सबस्ट्रेट या एंजाइम इनकी इनकी शेप में चेंजिंग आ जाती है। सबस्ट्रेट की या एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसमें थोड़ी सी तब्दीली आ जाती है। ये डायग्राम आपको बनाई हुई देखें, ये सबस्ट्रेट आके एंजाइम के साथ लगा। अब देखें थोड़ा सा ये जो है ना एंजाइम की एक्टिव साइट, ये थोड़ा सा इसने अपने शेप के अंदर चेंजिंग लाया और फिट कर दिया जी सबस्ट्रेट को। और अब जो है एंजाइम के शेप में चूंकि चेंजिंग आई है, एंजाइम एक्टिवेट हो गया और अब ये जो है इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बन गया, ये अपना काम करेगा। इस चीज को आप कहते हो इंड्यूस फिट मॉडल। उसके बाद हम बात कर रहे थे फैक्टर इफेक्टिंग दी एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी वो चीजें, वो फैक्टर्स जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को, एंजाइम के काम को तब्दील कर सकती हैं, इफेक्ट कर सकती हैं उनको। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके जरिए एंजाइम्स का काम भी जो है उस पर फर्क पड़ता है। पहला है जी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी ये जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं इनका खालिसपन। ये जितना ज्यादा खालिस होगा सबस्ट्रेट आपका, जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, उतना ही एंजाइम अच्छे तरीके से काम करता है। और एंजाइम जो रेट ऑफ काम अच्छे तरीके से कर रहा है, जाहिर बात है फिर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाएगा और बढ़ जाता है। और अगर आपने मिलावट शुदा सबस्ट्रेट इस्तेमाल किया हुआ है, यानी प्योर ग्लूकोज ले लो आप, वो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला है, तो जो एंजाइम्स उसको तोड़ेंगे ना वो उसको जल्दी तोड़ सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम ग्लूकोज को पानी में मिला के ले लें, अब ये जो है आपका ग्लूकोज की कंसंट्रेशन हो गई कम, ग्लूकोज खालिद नहीं है, खालिस नहीं है, अब उसमें पानी मिला हुआ है। तो जब वो एंजाइम्स जब ग्लूकोज को तोड़ेंगे ना, वो अब जरा इसमें स्लो हो जाएंगे, इसको तोड़ने में स्लो हो जाएंगे और रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है जी एंजाइम की एक्टिविटी। जितना ज्यादा आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेटेड होगा, खालिस होगा, एंजाइम उतना अच्छा काम करता है और रेट ऑफ रिएक्शन उतना इंक्रीज हो जाता है। दूसरी चीज जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है वो है टेम्परेचर। एंजाइम को काम करने के लिए एक मुनासिब टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। हर एंजाइम का अलग अलग होता है, लेकिन एक रेंज अगर हम लें तो 35 से 40 डिग्री तक का है वो टेम्परेचर। कुछ एंजाइम 35, कुछ का 36 है, कुछ का 40 है, इस तरह का है। तो 35 से 40 डिग्री तक का टेम्परेचर होगा तो एंजाइम अच्छे तरीके से काम करेगा, बेहतरीन काम करेगा। अगर टेम्परेचर कम कम कर दें इस रेंज से, या हम टेम्परेचर ज्यादा कर दें, तो एंजाइम की एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, एंजाइम कम काम करने लग जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो अगर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर से इसको छेड़ दिया टेम्परेचर को, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। भले आप बढ़ा दें, भले आप कम कर दें टेम्परेचर, तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा अगर आपने ऑप्टिमम टेम्परेचर से टेम्परेचर को कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। तो अगर आप 40 से टेम्परेचर बढ़ा दें या 35 से कम कर दें, एंजाइम स्लो काम करने लग जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो बातें मैंने और बताई थी। अगर आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर कर देंगे ना, तो फिर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंजाइम मर जाएगा। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दें तो एंजाइम मरेगा नहीं, फ्रीज हो जाएगा, यानी इनएक्टिव हो जाएगा। आप वापस टेम्परेचर को ऑप्टिमम में लाएंगे तो एंजाइम जो है दोबारा एक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा बहरहाल। फिर हमने बात की थी पीएच की। पीएच भी जिस तरह टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है, इसी तरह हर एंजाइम का अपना एक ऑप्टिमम पीएच होता है, सबका अलग अलग होता है। हर एंजाइम का अपना एक पीएच होता है, उस पीएच पर वो काम करेगा। उस पीएच से ज्यादा या कम कर दोगे तो एंजाइम का एक्टिविटी जो है वो स्लो हो जाएगी। कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जिनका पीएच जो है फॉर एग्जांपल 7 है, 7 पीएच पे वो काम करते हैं। अब अगर हमने उस एंजाइम के पीएच, उस जगह के पीएच को हमने 7 से बढ़ा दिया या कम कर दिया, तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी, एंजाइम स्लो काम करने लगेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो एंजाइम को ना सिर्फ ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है, बल्कि एक ऑप्टिमम पीएच भी चाहिए होता है। अब आते हैं अगले फैक्टर की तरफ। यहां तक तो हमने सब समझ लें, आप पिछली क्लास का ही पढ़ा हुआ हमने दोहराया है। अब हमारे पास है अगली चीज, कोएंजाइम कोफैक्टर। आपको याद होगा हमने अभी भी पढ़ा था कोएंजाइम कोफैक्टर क्या होते हैं। माशान शेख ने हाथ उठाया जी। हाँ माशान, पूछें, कुछ सवाल है? हाँ बोलें, माइक खोलें। सर पीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन, पी फॉर ये पावर। स्केल जो होता है वही है ना ये? हाँ हाँ हाँ, केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री वाला है ये। वो पीएच नहीं होती है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, के कंपाउंड में हाइड्रोजन की पावर कितनी है। ठीक है, जैसे ये HCl होता है ना, इसकी पीएच जो है वो कम की तरफ होती है। पीएच का एक स्केल होता है 1 2
3, फिर ये आता है 7, फिर 7 से बढ़ जाता है 14। अब अगर कोई चीज का पीएच 7 है ना, तो वो दरमियाना होता है, ना एसिडिक ना बेसिक, दरमियाना होता है। अगर किसी की पीएच 7 है, न्यूट्रल कहते हैं उसको आप। अब 7 से कम होती है ना, जितना कम होता जाएगा कंपाउंड उतना एसिडिक हो जाता है, उतना तेजाबियत वाला। यानी कि जिसकी 1 होगी वो ज्यादा एसिड होगा, जिसकी 2 होगी उस वो थोड़ा सा कम एसिड होगा, 3 होगी वो थोड़ा सा और कम होगा, और जिसकी ये 7 से बढ़ जाएगी ना इस तरफ, वो बेसिक होते जाते हैं। तो ये एसिड बेसिड वाला खेल है सारा केमिस्ट्री का। तो ये तो हम केमिस्ट्री में समझेंगे। बहरहाल यहाँ पर हमें ये ध्यान में रखना है, हर एंजाइम की अपनी एक पीएच है। एक एंजाइम होगा जो फॉर एग्जांपल इस पीएच पे काम कर सकता है 3, ये उसका ऑप्टिमम होगा। अब अगर मैं उस एंजाइम को उठा के ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाऊं, ऐसी जगह ले जाऊं जहां पीएच लेवल है 14, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका पीएच लेवल ऑप्टिमम नहीं है, गलत जगह चला गया वो। ठीक है, तो आते हैं अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहीं पे जहाँ पे मैंने लिखना था मैंने वहीं गंद कर दी, अब मैं नीचे लिखूंगा फिर। हाँ, अब हम आते हैं फोर्थ चीज जिस पर के एंजाइम का एक्टिविटी काम करती है, वो है जी को एंजाइम और को फैक्टर, को फैक्टर्स पर। ये हमने पढ़ा है अभी, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन, इसकी एंजाइम की 2 टाइप होती है। एक होती है सिंपल प्रोटीन, वो सिंपल एंजाइम, और एक कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम। सिंपल जो होते हैं वो प्योरली प्रोटीन से बने होते हैं, और कॉन्जुगेटेड के अंदर एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। अब ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, ये अगर आपके पास ऑर्गेनिक है तो ये कहलाएगा एंजाइम कौन सा, फिर को एंजाइम। और अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये कहलाएगा को फैक्टर। ठीक है जी, तो ये सामने आपके को फैक्टर को एंजाइम वही मामला है। तो को एंजाइम में क्या होगा जी कि जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, प्रोस्थेटिक ग्रुप वो लगा हुआ होगा कौन सा, ऑर्गेनिक, तो वो कौन को एंजाइम हो जाएगा। और को फैक्टर क्या होंगे, जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो लगा हुआ होगा इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, और इनऑर्गेनिक। ठीक है जी, तो कोएंजाइम्स क्या होते हैं जी, ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर आपके पास जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो ऑर्गेनिक लगा हुआ है, और कोफैक्टर्स क्या है, जिनमें प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इनऑर्गेनिक लगा हुआ है। अब पहले आते हैं जी कि ये कोएंजाइम्स, कोएंजाइम्स में ये जो ऑर्गेनिक फैक्टर लगा हुआ होता है बड़ी अहमियत का हामिल होता है। ये लगा हुआ है तो एंजाइम काम कर रहा है, ये नहीं लगा हुआ एंजाइम काम करना बंद कर देता है। कोएंजाइम्स, ये जो कोएंजाइम्स है, अब जैसे सपोज करें जी ये प्रोटीन पार्ट है और ये जो है कोफैक्टर आ गया, ये कोफैक्टर है जिसको मैंने लाइट कर दिया, सॉरी कोएंजाइम। ये एंजाइम है जी, और कैसा एंजाइम है, कॉन्जुगेटेड। इसमें ये वाला जो है प्रोटीन पार्ट है और ये जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है कोएंजाइम में कौन सा होता है, ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक वाला है। अगर ये नहीं लगा हुआ होगा हम हटा देंगे, इसको चेंज कर देंगे, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। तो ये को एंजाइम्स में ये जो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है ऑर्गेनिक नेचर वाला, बड़ा काम का होता है। अगर आपने को एंजाइम्स के प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल दिया, हटा दिया या रिप्लेस कर दिया, एंजाइम खत्म हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा। रेट कम या ज्यादा तो छोड़ दो, वो काम ही नहीं करता। इसी तरीके से ये जो को फैक्टर्स होते हैं, इनमें जो ग्रुप लगा हुआ होता है, ये एंजाइम हो गया और ये वो ग्रुप लगा हुआ है, ये इनऑर्गेनिक होता है। पहली बात, इनऑर्गेनिक होता है। अब ये भी जाहिर बात है, ये लगे हुए होते हैं तो काम करेंगे, नहीं लगे हुए होते तो काम नहीं करते। लेकिन इनकी दो मामलात होते हैं इनके। बाज औकात आपने, अगर आपने ये इनऑर्गेनिक जो फैक्टर लगा हुआ है इसका को फैक्टर, ये 2 कैसे कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम, एक कहलाते हैं एक्टिवेटर और एक कहलाते हैं इनहिबिटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं। एक कहलाते हैं कोएंजाइम्स, एक कहलाते हैं कोफैक्टर। कोएंजाइम्स में आपके पास एक प्रोस्थेटिक ग्रुप लगा हुआ होगा, कौन सा वाला, ऑर्गेनिक। ये लगा हुआ होगा तो एंजाइम एक्टिव होगा, ये नहीं लगा हुआ ना, या इसकी जगह मैंने उठा के कोई दूसरा लगा दिया, एंजाइम खत्म हो जाता है, काम ही नहीं करता। और कोफैक्टर क्या होते हैं जी, ऐसे एंजाइम्स जिनके अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो इनऑर्गेनिक लगा हुआ होता है। अब इनऑर्गेनिक आप तब्दील कर दो, इनऑर्गेनिक को ये नहीं है कि इनऑर्गेनिक मैंने रिप्लेस करके दूसरा इनऑर्गेनिक लगा दिया तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक को मैं तब्दील कर सकता हूँ, इनऑर्गेनिक निकाल के मैं दूसरा इनऑर्गेनिक लगाऊंगा तो काम फिर भी एंजाइम करेगा। लेकिन जो मैं लगा रहा हूँ ना अब दूसरा इनऑर्गेनिक, वो देखना पड़ेगा वो एक्टिवेटर दें या वो इनहिबिटर दें।
एक्टिवेटर्स कैसे होते हैं जी? जो आपके एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। और इनहिबिटर्स क्या होते हैं? जो एंजाइम्स की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं। यानी कि सपोज कर लें ये हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम है, ये इसका प्रोटीन पार्ट है और ये इसका नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन। अगर ये ऑर्गेनिक है तो ये पूरा एंजाइम हो गया आपका कोएंजाइम, और अगर आपने इसको हटा दिया ये एंजाइम बेकार। और अगर ये इनऑर्गेनिक लगा हुआ है तो फिर ये एंजाइम कौन सा हो गया? कोफैक्टर। अब अगर आप कोफैक्टर है ना, आप ये इनऑर्गेनिक वाला हटाएं, ये हटाएं और दूसरा लगा सकते हैं, लगा लें जी। अब मिसाल के तौर पे ये क्लोरीन था, आपने हटाया, इसकी जगह मैग्नीशियम लगा दिया, एंजाइम अब भी काम करेगा। मैग्नीशियम हटा के आपने कोई दूसरा लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने फॉस्फोरस लगा दिया, एंजाइम काम करेगा। बस फर्क क्या होगा, जो आप अब कोफैक्टर लगा रहे हैं ना, मैग्नीशियम फॉस्फोरस, ये दो कैटेगरी के हो सकते हैं, एक्टिवेटर भी हो सकते हैं, इनहिबिटर भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर कब होंगे? अगर ये लगने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को मजीद बढ़ा दें तो ये एक्टिवेटर्स हो जाएंगे। और इनहिबिटर क्या होंगे? अगर ये लगने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एंजाइम होते हैं, उनके अलग अलग एक्टिवेटर्स होते हैं, अलग अलग इनहिबिटर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एंजाइम होता है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, इसको नीचे कर देता हूँ। हमारे पास एक एंजाइम होता है, मिसाल के तौर पे नाम होता है उसका कार्बोनिक एनहाइड्रेस, ये एक एंजाइम का नाम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। पहली बात, ये जो है कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है, कॉन्जुगेटेड एंजाइम होता है। और कौन सा वाला होता है? ये कोफैक्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर ये प्रोटीन पार्ट होगा और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है। और प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन सा होगा? इनऑर्गेनिक वाला, ठीक है, कोफैक्टर है ना, लिहाजा इनऑर्गेनिक वाला होगा। अब इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को मैं निकाल के लगा दूंगा दूसरा इनऑर्गेनिक, काम करेगा। लेकिन अगर मैंने जिंक लगाया, फॉर एग्जांपल इसको हटा के जिंक लगाया, जिंक इस एंजाइम का एक्टिवेटर है, तो अगर मैंने इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल के जिंक लगा दूंगा ना, अब भी ये एंजाइम जो है वो कॉन्जुगेटेड एंजाइम होगा, कोफैक्टर होगा, लेकिन ये जो जिंक है ये एक्टिवेटर हो जाएगा, ये आपके इस एंजाइम की सलाहियत बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। लेकिन अगर मैं जिंक को हटा के इसकी जगह मैग्नीशियम लगा दूंगा तो इस एंजाइम के लिए जो मैग्नीशियम है ये इनहिबिटर है, ये आपके इस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो कर देगा, ठीक है। और अगर ये कोफैक्टर नहीं होता, कोएंजाइम होता, ऑर्गेनिक पार्ट लगा हुआ होता, तो फिर तो अगर मैं हटाता ना और कोई दूसरा लगाता, एंजाइम काम ही नहीं कर रहा होता, एंजाइम रुक ही जाता, बंद हो जाता, ठीक। तो ये हमने देखा कि हमारे पास ये जो फैक्टर्स लगे हुए होते हैं ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिनकी वजह से कोएंजाइम बन जाता है या कोफैक्टर बन जाता है, इनकी भी अहमियत होती है, ये भी एंजाइम की एक्टिविटी पर असरअंदाज होते हैं। अगर कोएंजाइम है, ऑर्गेनिक फैक्टर लगा हुआ है, तो फिर अगर आप उसको हटाओगे एंजाइम काम करना बंद कर देता है। और अगर कोफैक्टर है यानी कि इनऑर्गेनिक लगा हुआ है, तो आप रिप्लेस कर सकते हो, आप इनऑर्गेनिक फैक्टर को निकाल के दूसरा लगा सकते हो। अगर दूसरा लगाने के बाद आपके एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ गई तो आप उस फैक्टर को क्या कहोगे? एक्टिवेटर है ये। अगर आपने दूसरा इनऑर्गेनिक फैक्टर लगाया और आपके एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई तो आप क्या कहोगे? कि ये इनहिबिटर है। इसके अलावा मजीद दो चीजों पे डिपेंड करता है जी, वो तो बहुत ही मामूली, वो तो दुनिया की हर चीज डिपेंड करती है जी। पहली पता नहीं नंबर क्या था, चौथा पांचवा क्या था, बहरहाल मैं बता रहा हूँ आपको। एक है वाटर, वाटर पे सारे काम रखते हैं। और दूसरा रेडिएशन, इन पर तो आपको पता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हर चीज वाटर पर डिपेंड करती है जी। तो आपके ये जो रिएक्शंस हो रहे होते हैं, हमने वाटर की चैप्टर 2 में इंपॉर्टेंस के दौरान भी देखा था कि हमारी बॉडी में जितना भी रिएक्शन हो रहा होता है ये पानी के अंदर हो रहा होता है। तो जाहिर बात है एंजाइम भी तो रिएक्शन ही कर रहा है ना, एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। एंजाइम जहाँ पर है, ये एंजाइम है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो रहा है, ये सबस्ट्रेट आ गया और ये टूट रहा है, एक केमिकल रिएक्शन अकर हो रहा है। तो यहाँ पर भी पानी की मौजूदगी असरअंदाज होगी इस एंजाइम के एक्शन पर। पानी ज़्यादा होगा, अच्छा पानी होगा, साफ सुथरा पानी होगा, एंजाइम एक्टिविटी अच्छी हो जाएगी। पानी की किल्लत पैदा कर दो यहाँ पर, आप पानी खत्म कर दो, एंजाइम काम करना बंद कर देगा। तो चूंकि एंजाइम्स के अंदर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एंजाइम्स की जो साइट होती है वहां पर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जितने भी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं वहाँ पानी में जरूर होता है। लिहाजा एंजाइम जो है वो पानी जो है एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए मायने रखता है। इसी तरह रेडिएशंस, ये जो आपकी एक्स रे होती है, अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, एक्स रे, ये जो आपकी रेडिएशंस होती हैं इनका भी एंजाइम पर फर्क पड़ता है, नेगेटिव फर्क। अगर आप आपके एंजाइम्स को आप इनके एक्सपोजर दिला दो, आप एंजाइम्स पर अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे डाल दो, एंजाइम्स की एक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, एंजाइम्स खराब होना शुरू हो जाता है,
क्योंकि आपको पता है ये जो है आपके एंजाइम्स की सेटिंग को, उसके जो एलिमेंट्स वगैरह हैं उनमें तब्दीलियाँ ले आते हैं, आपका एंजाइम खराब होने लगता है, अल्टीमेटली आपका एंजाइम जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है, ये छोटा सा चैप्टर था, ये भी कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स की आपने करेक्टरिस्टिक्स देखी क्या होती हैं, आपने एंजाइम्स की मुख्तलिफ टाइप्स देखी, आपने 2 थ्योरीज पढ़ी जो कि आपकी एंजाइम्स के काम को बताती हैं, किस तरह आपका काम होता है एंजाइम का, और आखिर में आपने वो फैक्टर्स देखे जिन पर एंजाइम्स की एक्टिविटी डिपेंड करती है। यहाँ ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में एंजाइम्स की जो टाइप्स होती हैं, एंजाइम्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो दोनों थ्योरीज हैं, टी लॉग थ्योरी और इंड्यूस फिट थ्योरी, और ये जो फैक्टर्स हैं एंजाइम्स के, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे ज़्यादा करेक्टरिस्टिक और फैक्टर्स आते हैं, और बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर थ्योरीज भी आ जाती हैं। तो यहाँ हम अपनी क्लास को, आज हमारा क्लास जो है यहाँ पर हम ख़त्म कर